Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss what is demand, what is the demand function, what is the law of demand, and what is the difference between individual and market demand. We will start from the demand. एक लेमैन के लिए जिसने इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज नहीं रखता वो डिजायर को डिमांड कह रहा होता है बट इन इकोनॉमिक्स द डिमांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स दैट इज willingness to purchase and power or ability to purchase. किसी चीज की डिमांड तब जनरेट होती है जब उस चीज को खरीदने के का आपको इरादा भी हो और उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी हों। अगर किसी चीज के लिए आप डिजायर रखते हो लेकिन उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास पैसे ना हो तो डिमांड जनरेट नहीं होती। या आपके पास पैसे हों और किसी चीज को खरीदने के लिए विलिंग ही ना हो तो डिमांड जनरेट नहीं होती। किसी चीज की डिमांड कब जनरेट होती है जब उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी हों और उस चीज को खरीदने के लिए आप विलिंग भी हों। सो हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म डिमांड? इट इज द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक गुड और सर्विस that a consumer is willing and able to purchase at given price in given period of time. कि किसी चीज की वो मिकदार जो कि कंज्यूमर किसी खास कीमत पर खरीदने के लिए तैयार भी हो और उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी हों। देन डिमांड फंक्शन। व्हाट इज द डिमांड फंक्शन? मैथमेटिक्स में फंक्शन क्या चीज होती है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और सेट ऑफ वेरिएबल्स। आपने अक्सर देखा होगा y इज द फंक्शन ऑफ x और x इज द फंक्शन ऑफ y और y इज द फंक्शन ऑफ x एंड z एंड फला। तो what is a function? Function is the relationship between two or set of variables. Now, what is the demand function? Demand function is a function that shows the relationship among the demand for a good and all the factors which can affect the demand. Demand function किसी चीज की डिमांड का और उन सारे वेरिएबल्स का जो कि डिमांड पर असरअंदाज होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस वी कैन से किसी चीज की डिमांड जो है वो कौन कौन से फैक्टर जो है पे डिपेंड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट एक्स है तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ एक्स, उस चीज की प्राइस पर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है। इनकम पे, वेदर कंडीशन पे, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस पे, नंबर ऑफ बायर्स पे, फैशन पे, टेस्ट पे, एडवर्टीजमेंट पे या कोई भी और फैक्टर असरअंदाज हो सकता है किसी चीज की डिमांड में। तो डिमांड फंक्शन क्या है? इट इज द रिलेशनशिप अमंग द डिमांड फॉर अ गुड एंड द फैक्टर्स विच मे अफेक्ट द डिमांड फॉर अ गुड। तो किसी चीज की डिमांड जो है वो उन सारे फैक्टर्स पे जो उस पर असरअंदाज हो सकते हैं उनके दरमियान जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड द डिमांड फंक्शन। सो व्हाट इज द डिमांड फंक्शन? अ फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप अमंग द डिमांड फॉर अ गुड एंड द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड। ये फैक्टर्स जो हमने देखे हैं, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स क्या है? ये उस चीज की प्राइस जिसकी हमने डिमांड का जिक्र किया है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ वाई? डिमांड फॉर प्रोडक्ट जो है डी एक्स क्या है? डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स है। पी वाई क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो सकती है, वो उसका सब्सिट्यूट भी हो सकता है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो सकती है। डब्ल्यू क्या है? वेदर कंडीशन है। आई क्या है? इनकम है। इसी तरह से टी क्या है? टेस्ट है। एच क्या है? एनी अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। आई क्या है? इनकम थी। एफ पी क्या है? एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस हो सकती है। एफ फैशन हो सकता है। ए एडवर्टीजमेंट हो सकती है। अगेन एक्चुअली बात क्या है कि इन सब का इन सब का इसके साथ जो रिलेशन है डिमांड के साथ उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द डिमांड फंक्शन। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को एक्सेप्ट द प्राइस हम कांस्टेंट अज्यूम कर लें कि अगर हम ये कहें कि प्राइस ऑफ वाई चेंज नहीं हो रही, इनकम चेंज नहीं हो रही, वेदर कंडीशन चेंज नहीं हो रही, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस नहीं चेंज हो रही, जो नंबर ऑफ बार चेंज नहीं हो रहे, फैशन चेंज नहीं हो रहा,
टेस्ट चेंज नहीं हो रहा, एडवर्टीजमेंट चेंज नहीं हो रही, तो ये अगर सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हों, इसके अलावा भी कोई हो सकता है जो कि यहाँ पे नहीं डिस्कस किया, लेकिन हो सकता है कि कोई चीज किसी डिमांड किसी और फैक्टर पे भी जो है डिपेंड कर रही हो। तो अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ अ गुड, then there is inverse relationship between the quantity demanded for a good and its price। किसी चीज की प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है। फिर से एक दफा बोल रहा हूं, if we hold all such factors, all such variables constant, then there is inverse relationship between प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। किसी चीज की प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है, एंड दिस इनवर्स रिलेशनशिप इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। और इस इनवर्स रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो हम लॉ ऑफ डिमांड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे हमने कहा, होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, there is an inverse relationship between the price of a good and its quantity demanded, and this is called law of demand। किसी चीज की प्राइस के बढ़ने से, प्राइस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी चीज की प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, दिस इनवर्स रिलेशनशिप इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ये जो एक टर्म बोली मैंने, होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इसका एक और स्पेसिफिक सा नाम है जिसको कहते हैं सिट्रस पेरिबस। व्हाट इज मेंट बाय सिट्रस पेरिबस? इट मींस द होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, या इफ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज। तो इफ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड and its quantity demanded, and this inverse relationship is called law of demand। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लॉ ऑफ डिमांड को आप एक्सप्लेन करें, तो एक्चुअली हमने इस इनवर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है। इकोनॉमिक्स में किसी चीज की एक्सप्लेनेशन के लिए कई उसके वेज होते हैं, जैसे हम उसको कोई एग्जांपल के थ्रू और उसको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। तो जो आपका बेसिक स्टेजेस होती हैं, बेसिक लेवल्स होते हैं, उसमें हम ज्यादातर एक्सप्लेनेशन किससे करते हैं? हम एक एग्जाम्पल से, जिसको हम टेबल कह सकते हैं, स्केड्यूल कह सकते हैं, और एक ग्राफ से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं इस इनवर्स रिलेशनशिप को। तो जैसे हम इसको अगर एक्सप्लेनेशन चाहें तो हम उसको एक टेबल और ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो सिट्रस पैरिबस थी, ये क्या थी? ये वो फैक्टर्स थे जिनको हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है। इस लॉ में क्या क्या चीजें, क्या क्या वेरिएबल्स हमने कांस्टेंट अज्यूम किए हैं? तो जो हमने ये वाले सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट अज्यूम किया था, जैसे प्राइस ऑफ गुड वाई दैट मे बी सब्स्टिट्यूट और complementary good is constant, income of the consumer is constant, weather condition is constant, expectation about future price is constant, number of buyers is constant, fashion is constant, taste of a consumer remains constant, advertisement and promotional activities remains constant। तो ये सारी चीजों को हमने कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या थी? ये वो पॉइंट था जिसको हमने इस लॉ में, इसकी डेफिनेशन में कहा कि ये सिट्रस पैरिबस है। इस सिट्रस पैरिबस के लिए एक और टर्म बोली जाती है जिसको कहते हैं अजम्पशंस। अजम्पशंस वो फैक्टर होते हैं जिनको हमने कांस्टेंट अज्यूम किया होता है। लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते हुए कुछ फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट अज्यूम किया। वो कुछ फैक्टर्स कौन से थे? जो उस चीज की प्राइस के अलावा सारे फैक्टर थे, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स द सेम, price of substitute and complementary goods are constant, जैसे expectation about future price remains constant, जैसे number of buyers remains constant, जैसे weather condition remains unchanged, जैसे customs, habits, fashion and trends of the consumer remains unchanged। तो all these variables which are treated as the constant are called the assumptions of law of demand। इन सारों को क्या कहते हैं?
ये है अजम्पशंस। अगर आपको कहा जाए कि आइडेंटिफाई करें कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, तो हम क्या कहेंगे, ये बाकी सारे फैक्टर जिनको हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्क्राइब करते हुए कांस्टेंट अज्यूम किया था। जैसे मैंने कहा कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास दो तरीके हैं उसके, कि एक हम उसको कोई एग्जांपल लेके, कोई स्केजुअल लेके, कोई टेबल लेके जिसमें इनवर्स रिलेशनशिप शो करके हम इसको लॉ को एक्सप्लेन कर। दूसरा ये कि उसको ग्राफ से बता दे। तो जैसे इस टेबल में हमने एक प्रोडक्ट ली है प्राइस ऑफ एक्स, और ये उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या शो हो रहा है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, ज्यादा होने पर कम हो रही है। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। When the price is 1, the quantity demanded is 60, and when it is 2, it decreases to 50। इसी चीज को हम ग्राफ से बता सकते हैं इन डिमांड ग्राफ। अच्छा, अगर आपसे भी ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिमांड स्केड्यूल, दिस टेबल इज कॉल्ड द स्केड्यूल। तो व्हाट इज द डिमांड स्केड्यूल? तो डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल दैट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिमांड कर्व, हाउ कैन वी डिफाइन डिमांड कर्व? इट इज अ कर्व दैट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। या मार्शलियन जो डिमांड के मेथड को हम अप्लाई करते हुए, वी टेक क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सेस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सेस। तो जहां भी क्वांटिटी और प्राइसेस आएंगी, आपने क्वांटिटी को किस एक्सेस पे लेना है, आपने एक्स एक्सेस पे लेना है, और प्राइस को आपने वाई एक्सेस पे लेना है। बल्कि आप यूँ समझ लें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहां जहां क्वांटिटीज आएंगी तो वो हमारी एक्स एक्सेस पे आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखने में आसानी है। अदरवाइज मैथमेटिक्स में ये होता है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, बट फॉर दिस स्पेसिफिक ग्राफ के जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटीज लेते हैं, तो आपने प्राइस को किस एक्सेस पे लेना है, आपने इसको वाई एक्सेस पे लेना है। हमने इसको प्लॉट किया। प्लॉट करने के लिए जैसे प्लॉटिंग आपको आती ही होगी कि आपने, जैसे हमने कहा कि जब प्राइस जो है वो, चलो ये पहले प्राइस जो है 1 है, तो क्वांटिटी जो है दैट इज द 60, तो ये पॉइंट आ गया। जब प्राइस 2 थी तो क्वांटिटी जो है दैट इज 50, तो ये पॉइंट आ गया। इन पॉइंट्स को हमने हाईलाइट किया। ठीक है, इसको कोई हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे ABCDEF। इनको हमने ज्वाइंट किया तो एक ग्राफ बन गया, कर्व बन गया, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। इट इज अ कर्व दैट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये जो इनवर्स रिलेशन है, ये जब भी किसी दो वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशन बनता है, तो जो ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। मसलन कोई चीज, जैसे अभी हमने क्वांटिटी और प्राइस ली, तो ये इनवर्स रिलेशन था, तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बन रही है या ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। अगर दो वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशन हो, जैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में, तो जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड या अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि जब जब जहां जहां आपका दो वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, तो ग्राफ की शेप क्या होगी, वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिवली स्लोप्ड, जिसको आप कहते हो नेगेटिवली स्लोप्ड ग्राफ बनेगा। और जब डायरेक्ट रिलेशन हो दो वेरिएबल्स में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, वो एक पॉजिटिवली स्लोप्ड या अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन क्यों होता है, ये भी कभी कभी किसी पेपर में आ जाता है। तो ये रीजंस आपको पता होनी चाहिए। पहली रीजन है इनकम इफेक्ट। इनकम फैक्ट ये है कि जब किसी चीज की प्राइस कम होती है, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर के बढ़ने की वजह से
आप उस चीज को ज्यादा, सपोज ये प्राइस ऑफ एक्स कम हुई थी, तो आप उस चीज को पहले से ज्यादा खरीदते हो जिसकी प्राइस कम हुई होती है। दिस इज कॉल्ड, ये जो परचेजिंग पावर है बढ़ना, इसका मतलब है आपकी रियल इनकम बढ़ना, रियल इनकम। तो चूंकि आपकी रियल इनकम बढ़ गई है, जो आपकी परचेजिंग एबिलिटी है वो बढ़ गई है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, तो आप उस चीज को ज्यादा खरीद रहे हो जिसकी कीमत कम हुई है, एंड दिस इज कॉल्ड द इनकम इफेक्ट। इसके उलट भी हो सकता है कि अगर प्राइस बढ़ जाए तो परचेजिंग पावर या रियल इनकम जो है वो आपकी कम हो गई, जिससे आप उस चीज को पहले से कम खरीदते हैं जिसकी प्राइस बढ़ी होती है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इनकम इफेक्ट। फिर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये है कि सपोज प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कम हो गई है, बट प्राइस ऑफ वाई जो है वो रिमेन द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं हुई। तो जो लोग, अगर उसका सब्स्टिट्यूट है वाई एक्स का, तो जो वाई वाले हैं वो एक्स की तरफ आ जाएंगे, जो कंज्यूमर्स विल मूव टू द लेस एक्सपेंसिव गुड। इससे क्या होगा कि उस चीज की खरीदारी बढ़ जाएगी जिसकी कीमत कम हुई है। दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर से सुने, किसी चीज की कीमत कम हुई लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट की कीमत कम नहीं हुई, तो जो लोग सब्स्टिट्यूट खरीद रहे थे अब वो इस चीज की तरफ आ गए जिससे इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। तीसरा इफेक्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? असल में यूटिलिटी क्या होती है? जो एबिलिटी, एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स और द एबिलिटी ऑफ अ गुड दैट सेटिस्फाइज द ह्यूमन वांट। किसी चीज की वो खूबी या सलाहियत जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है, दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटी। व्हेन आई से मार्जिनल यूटिलिटी, तो लास्ट यूनिट की यूटिलिटी होती है। तो अगर आप, जैसे जैसे हम किसी चीज को ज्यादा खरीदते हैं तो उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाती है, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर से सुने, यूटिलिटी क्या है? द करेक्टरिस्टिक और एबिलिटी ऑफ अ गुड दैट सेटिस्फाइज द ह्यूमन वांट। किसी चीज की वो खूबी जो आपकी वांट को पूरा कर रही होती है, सेटिस्फाई कर रही होती है, वो यूटिलिटी होती है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब लास्ट यूनिट की यूटिलिटी, जो एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी होती है वो मार्जिनल होती है। डिमिनिशिंग का मतलब कि जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते चले जाते हो, उसकी खरीदारी बढ़ाते चले जाते हो, तो एवरी नेक्स्ट यूनिट गिव्स द लेसर यूटिलिटी देन द प्रीवियस वन। जैसे कि अगर हमें प्यास लगी हो, दोपहर में हम घर आए हो, तो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर है वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, सेकंड उससे कम देगा, थर्ड उससे कम देगा। दिस इज कॉल्ड द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि जैसे जैसे आप किसी चीज का इस्तेमाल करते चले जाते हैं तो उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो कंज्यूमर है, एक रैशनल कंज्यूमर है, वो हर एडिशनल यूनिट जो कि उसको कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वो उसके पहले जितने पैसे या प्राइस देने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये जो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये एक लॉ ऑफ डिमांड को बेस प्रोवाइड करता है कि चूंकि आपकी एडिशनल यूनिट की सेटिस्फेक्शन कम होती है, इसलिए एडिशनल यूनिट को आप उस वक्त खरीदते हो जब उसकी प्राइस कम होती है। तो इसका मतलब ये होगा, आप यूं समझ लें कि जो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इट प्रोवाइड्स द बेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और इन अदर वर्ड्स डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर। तो इस तरह से बेसिकली तीन रीजंस हो गई। लॉ, जो आपका डिमांड कर्व है, या लॉ ऑफ डिमांड में जो इनवर्स रिलेशनशिप है, उसको जो बेस प्रोवाइड करती हैं। द फर्स्ट वन इज इनकम इफेक्ट, एंड अदर इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड द थर्ड वन इज diminishing marginal utility. एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस वो फैक्टर्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। यानी ऐसा कौन सी सिचुएशंस हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे ये जो लॉ है ये अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई होने का मतलब ये है कि जिस सिचुएशन में या जिस चीज़ के लिए जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन नहीं होता, वो क्या हो सकती है? एक हमने पहले पढ़ा था, गिवन गुड। गिवन गुड ऐसी इंफीरियर गुड होती है कि जिसकी प्राइस के बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है और कम होने पर
कम हो जाती है, यानी गिवन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। अगर आपसे ये कहा जाए कि गिवन गुड्स के लिए आप डिमांड कर्व बनाओ, तो फिर गिवन गुड्स के लिए जो डिमांड कर्व बनेगा वो नेगेटिवली स्लोप नहीं होगा, बल्कि वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो गिवन गुड पे अप्लाई नहीं होता। जैसे पहले भी मैंने आप एक अलग से लेक्चर भी है गिवन गुड्स पे, नॉर्मल पे, इंफीरियर पे, आप उसको देखिएगा ताकि इसको आप ज्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकें। दूसरा है स्नॉब गुड। अच्छा, गिवन गुड जो होती है ये पुअर कम्युनिटी पे अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट, जबकि स्नॉब गुड जो होती है ये रिच कम्युनिटीज पे अप्लाई होता है। स्नॉब गुड एक स्टेटस सिंबल गुड्स होती हैं कि जिसको कीमत के बढ़ने पर लोग उसको खरीद रहे होते हैं, और कीमत के कम होने पर उसको कम खरीद रहे होते हैं। जैसे आप डिजाइनर क्लोथ्स हैं, जैसे बहुत कोई किसी तरह की हो सकती हैं पेंटिंग्स वगैरह हैं, तो जब उसकी कीमत ज्यादा होती है तो लोग उसको स्टेटस सिंबल समझ के, ये रिच क्लास पे, बल्कि एक्सट्रीम रिच क्लास पे ये जो गुड है अप्लाई होती है। तो जब उसकी कीमत कम हो जाती है, उसके मार्केट में उसके कोई और कॉपीज आ जाती हैं, तो वो लोग जो उसकी वो रिच क्लास जो है वो उसका खरीदारी छोड़ के किसी और पे मूव कर जाती है। तो स्नॉब गुड्स पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। और अगर आपसे कहा जाए कि स्नॉब गुड का जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा, तो वो एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन होगी। तो ये जैसे लग्जरी वॉचेस हैं, लग्जरी कार्स हैं, डायमंड्स हैं, तो ये ऐसी गुड होती हैं, और इनकी कीमत के बढ़ने पर वो क्लास उसकी डिमांड बढ़ाती है, और कीमत के कम होने पर वो उस चीज को खरीदना तर्क कर देते हैं, कम कर देते हैं। तीसरा है सिचुएशन, वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर प्राइस किसी चीज की बढ़ रही हो लेकिन आपको लग रहा हो कि फ्यूचर में और बढ़ जानी है, मतलब बढ़ रही है अभी लेकिन आपको लग रहा है कि इसने और बढ़ जाना है, तो आपने बढ़ती हुई प्राइस पर भी चीज को ज्यादा खरीदारी के लिए विलिंग हो, तो ऐसी सूरत में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। फिर है कंज्यूमर इग्नोरेंस, के कंज्यूमर को पता ही ना हो कि पहले प्राइस जो है, इस वक्त प्राइस ज्यादा है तो उस चीज को ना खरीदा जाए। तो कंज्यूमर इग्नोरेंस की वजह से भी ऐसा होता है कि हायर प्राइस पर भी कोई कंज्यूमर या कंज्यूमर्स उसको ज्यादा परचेज करने के लिए विलिंग होते हैं। तो ये चार पॉइंट्स हो गए कि जिसको हम कह सकते हैं कि दीज आर द एक्सेप्शंस और द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये जैसे हमने कहा कि जो एक डिमांड कर्व है एक सिंगल कंज्यूमर के लिए कैसा बना, तो वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ था। हमने कहा कि ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये एक कंज्यूमर का डिमांड कर्व है। जब हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं या इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ सिंगल कंज्यूमर इन द मार्केट। एक सिंगल कंज्यूमर मुख्तलिफ प्राइसेस पर जो विलिंग होता है चीज को खरीदने के लिए, उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। जैसे कि ये प्राइस ऑफ एक्स है, प्राइस ऑफ एक्स कम हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर ए ये इंक्रीज कर रही है। तो इसका और इसका रिलेशन क्या है? दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड। तो व्हाट इज द इंडिविजुअल डिमांड? That is the quantity demanded by single consumer at different prices in the market is called individual demand, and the curve that represents this individual demand is called individual demand curve। लेकिन अगर मार्केट में एक से ज्यादा कंज्यूमर हो, मसलन अगर एक मार्केट है उसमें एक कंज्यूमर ए है और एक कंज्यूमर बी है और इस वक्त सिर्फ दो कंज्यूमर हैं, तो पूरी मार्केट इन दोनों की जो डिमांड को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मार्केट डिमांड क्या होगा फिर? तो मार्केट डिमांड होगा क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस। तो अगर प्राइस 6 हो तो ए तो उस पर परचेज करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बी जो है वो उसको 5 यूनिट्स परचेज करने के लिए तैयार है। तो टोटल डिमांड कितनी होगी? 5। तो व्हाट इज द मार्केट डिमांड? इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स इन द मार्केट। अगर हम इंडिविजुअल्स डिमांड को सम कर लें तो इट बिकम्स market demand. So what is the market demand? Market demand is the quantity demanded by all the consumers in the market at different prices. And how can we get it? हम मुख्तलिफ
जो प्राइसेस पर जो डिफरेंट कंज्यूमर्स की जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिमांड्स थी उसको अगर हम सम कर लें तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी मार्केट डिमांड। अगर इसको हम प्लॉट करें तो प्लॉट करने के बाद आप देखें, ये सपोज कंज्यूमर ए था तो डिमांड बाय ए थी, ये कंज्यूमर बी था, ये डिमांड बाय बी थी, और ये मार्केट डिमांड हो गई। मार्केट डिमांड में दोनों की जो क्वांटिटी थी जो डिफरेंट प्राइसेस पे वो डिमांड कर रहे थे उसको सम करके हमने ये बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है वो रिलेटिवली स्टीपर होता है, और जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, दैट वुड बी फ्लैटर। तो आज के लिए बस यही है। इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।